कौना प्यार का सक्सेस एंजॉय बिल्कुल कर नहीं पाए। एंड बॉम्बे में पापा ने बॉडी गार्ड्स रखे, क्रेडिट कार्ड्स, कैश मनी, मेरे पैसे ले लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुनैना रोशन। इंडस्ट्री के सबसे मशहूर परिवारों में से एक रोशंस की बेटी हैं। उनकी लाइफ जितनी चमकदार दिखती है लेकिन उतनी अंदर से नहीं रही। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं उनसे। ग्रिट, सहनशीलता, पेशेंस, हर चीज़ का एक सही कॉम्बिनेशन है वो। और उनकी जर्नी पर, उनकी इंस्पिरेशनल लाइफ पर हम उनसे बात करेंगे इस समय। कैसी हैं सुनैना आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैंने सुना कि कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा-सा वो जो आपकी स्ट्रिक्ट रिजीम है उससे बाहर निकली हुई हैं। हाँ, मैंने 1 डेढ़ महीने तक मैंने सब कुछ खाया। मैं 2 साल तक बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने खाने के साथ। कुछ एक चीट डे भी नहीं था मेरा। तो आई थिंक मेरे बॉडी को वो क्रेविंग्स होने लगी कि इनफ, नाउ यू नीड नॉर्मल फूड भी चाहिए आपके बॉडी को। सो मैंने अपने बॉडी के सिम्टम्स को सुना। एंड मैंने अपने बॉडी को जो चाहिए था मैंने वही फूड्स दिए। लेकिन नाउ मैं फिर से अपने न्यूट्रिशन प्लान में, ट्रेनिंग में अभी मैं फिर से घुस गई हूँ। बहुत मुश्किल होता है सुनैना कि जब आप इस तरीके से हो कि आपको एक तरीके से वो जंक फूड की एकदम आदत हो एक समय पे, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद इस तरीके से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट और अपने आप को इतनी डिसिप्लिन लाइफ में लाना, ये अपने आप में इंस्पिरेशनल है। कैसे किया आपने? पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था। जब मैं करती गई रोज़, हर रोज़ 1 दिन, दूसरा दिन, तो फिर 2-3 महीने में मेरा लाइफ़स्टाइल बन गया। मेरे को अभी भी अगर जिम नहीं जाती हूँ, मुझे लगता है ओह! मैंने कुछ मिस किया है। और जो जिम का टाइम है मेरा, उस टाइम पे अगर जिम नहीं जाती, तो मुझे पता नहीं चलता मैं अपने वो 1 घंटे में क्या करूँ? मैं पागल हो जाती हूँ कि अभी कुछ करने को है नहीं। एंड मैं फूड के मामले भी, जो मैंने 1 डेढ़ महीने ब्रेक लिया था खाने से, ट्रेनिंग से, मैं तभी भी अगर जंक फूड खाती थी या होम कुक्ड नॉर्मल फूड खाती थी, मेरे टाइमिंग सही थे। मैंने कभी अपने टाइमिंग से, मैंने अगर मेरा मैं खाना 2 बजे खाती हूँ, तो ये भी नहीं था कि अगर मैं जंक फूड या घर में नॉर्मल फूड जो है मैं 2:30 बजे खाऊँगी, नहीं, मेरा टाइमिंग एकदम सही था। फूड से आपका रिलेशन जो है, अगर उसको डिफाइन करना हो, आपकी मेमोरी से निकाल के कुछ बताना चाहोगे? मेरा फूड के साथ बहुत तभी भी अच्छा रिलेशनशिप था जब मैं जंक फूड खाती थी, कभी हेल्दी खाया नहीं। बट टुडे इट्स अभी तो बहुत-बहुत अच्छा है। द फूड अंडरस्टैंड्स व्हाट माय बॉडी नीड्स एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट माय बॉडी नीड्स टू ईट। सो इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप। अगर मेरे जो टाइमिंग्स है, फूड के टाइमिंग्स, मुझे मेरा बॉडी मुझे सिम्पटम देता है कि अभी 2 बज गए हैं, खाना खाने का है। मुझे क्लॉक को भी नहीं, वॉच को भी नहीं देखना पड़ता। वो खाली मेरे बॉडी को पता चल जाता है कि इट्स टाइम फॉर फूड नाउ। ऐसा कौन सा पल था कि आपने डिसाइड किया कि अब वो जो जंक फूड्स हैं वो सबको साइड करना है और अब डिसिप्लिन में लाइफ में जीना है और एक्सरसाइज और हेल्दी वे ऑफ लिविंग में जाना है? तो मैं तो पहले जब जॉन्डिस था, मैंने करीब 2 ढाई हफ्ते में मैंने एटलीस्ट 9 किलोज़ लूज़ वेट किया था। और मुझे ये 9-10 किलोज़ 6-7 मंथ्स में लूज़ वेट करना था। एंड जब जॉन्डिस था, मेरा जॉन्डिस बहुत टफ था क्योंकि मुझे ग्रेड 3 फैटी लिवर तभी था। एंड तो मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, पानी भी नहीं। और जब मैं थोड़ा-थोड़ा खाने लगी, मेरे को यही था कि मैं कभी खाना खाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत वीकनेस भी हो रहा था नॉट ईटिंग फूड। तो फिर मैंने एक बार डॉक्टर को और मेरे डैडी से अलग-अलग दिनों में पूछा कि मैं ये वेट वापस आएगा मेरा जो मैंने लूज़ किया है? तो वो दोनों ने बोला हाँ आएगा। मैंने बोला दैट्स व्हेन आई सेड ये मैं आने नहीं दूँगी। ये वेट जो मुश्किल से मुझे भगवान ने प्लैटर में दिया है, इसको मैं आने नहीं दूँगी। सो स्लोली लकीली मुझे तभी भी मसाला अलाउड नहीं था वो 1 महीने के लिए व्हेन आई वाज़
व्हेन आई हैड जॉन्डिस, और जब मैं जॉन्डिस से रिकवर कर रही थी और तेल बिल्कुल नहीं। तो ये जर्नी इनिशियली बहुत सिंपल था मुझे टू मेक दैट स्विच। मैं इतना यूज्ड टू हो गई थी, ईटिंग नॉन ऑयली फूड, बेसिक खाना विदाउट चिलीज और विदाउट एनी घी, तेल, मसाला। तो वो स्विच मुझे बहुत सिंपल था जब मैंने मेड अप कर लिया था मेरा माइंड कि मुझे अभी आई हैव टू ईट हेल्दी। और मैंने सोचा था कि ठीक है, जब मैं एकदम प्रॉपर्ली रिकवर करूँगी जॉन्डिस से, जब मुझे स्ट्रेंथ आएगा वापस, मैं ट्रेन करूँगी। लेकिन सोचने से पहले ही मेरा ट्रेनिंग चालू हो गया। मैं एक बार नहाने जा रही थी, एंड माय मदर, मेरी मम्मी उनके ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रही थी। जब मैं नहा रही थी, आई कुड नॉट, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मैं क्विकली, नर्स थी मेरे साथ, बिकॉज आई हैड नो एनर्जी लेवल्स, तो मैंने नर्स को बोला मामा को फ़ोन करो और ट्रेनर को बुलाओ। तो मैंने सोचा था ठीक है 1-2 महीने में मैं ट्रेनिंग चालू करूँगी, लेकिन वो एकदम जल्दी से अचानक से हो गया ट्रेनिंग। एंड हाँ, मुझे तभी से मैंने ठान लिया कि जो भी आए ज़िंदगी में, जो भी मेरे को चैलेंजेस आए, मैं हेल्दी ईटिंग और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत कमाल है। इनिशियली ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहले भी जब मेरे मामा पापा बोलते थे गो टू द जिम, स्पेशली पापा, गो टू द जिम, मैं 3 दिन जाती थी, 4 दिन, और फिर मैं जिम का मुँह नहीं देखती थी सालों से। सो दिस टाइम ट्रेनिंग वाज़ अ लिटिल हार्ड फॉर मी इनिशियली कि अभी जाना ही पड़ेगा। बट देन लेटर ऑन मैं इतना एन्जॉय करती थी, जस्ट फॉर दैट थिंग दैट ओके, आई विल बी, मेरा बॉडी टोन्ड होएगा, आई एम ईटिंग हेल्दी। और जब मुझे वो फ़ील गुड फीलिंग आया कि आई एम फीलिंग सो गुड, सो लाइट, तो it just started becoming a lifestyle change for me. I enjoy it so much. और अभी भी जिस दिन मैं ट्रेन नहीं करती, मेरे को लगता है मैंने अपने बॉडी के लिए कुछ किया नहीं। जब आप जंक फूड खाते थे, वो आदत की वजह से खा रहे थे या कुछ और था? आदत भी था, इमोशनल ईटिंग भी था, तो सब कुछ लेके, एंड मैंने एटलीस्ट 50 इयर्स से मैंने कभी नॉर्मल घर का खाना नहीं खाया है। और जब भी मैं रात को भी, मेरे बेड के साथ एक मिठाई होता था, 1 किलो का मिठाई, 1 किलो का केक, चीज़, एवरीथिंग फैटी, मेरे मैं रख के सोती थी। मैं सोती कम थी, कम सोती थी, खाना ज़्यादा खाती थी। मतलब कोई ये इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा कि जिनके भाई मतलब इंडिया के इंडस्ट्री के सबसे फिटेस्ट स्टार में से एक माना जाता है, योर फादर इज़ एन इंस्पिरेशन, वो इतना फिट रहते हैं, मम्मा भी इतना वो करती हैं, आप इमोशनल ईटिंग और ये सब तो कोई भी ये मानेगा नहीं। हाँ, लेकिन था मेरा तभी इमोशनल ईटिंग बिकॉज़ मैं चाहती थी, मेरे को लूज़ वेट करना है, मुझे अनहेल्दी ईटिंग छोड़ना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जब भगवान ने जॉन्डिस के साथ ऐसे लाठी दी कि मुझे करना ही पड़ा। भगवान ने मुझे बोला होगा ये सुधरेगी नहीं, उसको ऐसे बीमारी दो कि वो सुधर के हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सके। जब बीमारियों की बात आती है, ऐसा नहीं है कि जॉन्डिस पहली बार हुआ। आपने इतनी सारी बीमारियों को, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि बचपन से आपको इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और उतने में लोग टूट जाते हैं कि जैसे कि आपका फ़ेमस कोट है कि व्हाई मी के बदले आपने बोला ट्राई मी। ये बहुत बड़ी बात है और आप बताना चाहोगे वो जो बचपन से इतनी सारी और ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जो बहुत भयंकर हैं, जो जानलेवा हैं, जिससे लोग डर जाते हैं, वो सब आपको छू के गई लेकिन आप अभी एकदम फिट हो और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। हाँ, जब मैं कुछ महीने की थी, मुझे एन्केफेलाइटिस हुआ था, वो जो फ़ीवर ऑफ़ द ब्रेन है। बहुत यंग थी मुझे समझने के लिए। फिर मुझे 2003 में ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हुआ, एंड मैंने बोला भगवान को, 1 महीना हॉस्पिटल में थी, फिर 4 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकलने, डॉक्टर ने नहीं दिया था, क्योंकि रिलैप्स होएगा तो वो बहुत डेडली हो सकता है।
तो मैं ऐसे ही घर पे बैठी थी एंड आई वाज जस्ट लाइक मैं गॉड को ऐसे ही पूछ रही थी व्हाई मी व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस। तो देन सडनली मैंने एक बार ऐसे ही बोला ओके ट्राई मी, आप जो भी देंगे मैं एग्ज़ाम में पास होके आ जाऊँगी। सो जब वो एटीट्यूड मेरे अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरा लाइफ स्मूथ सेलिंग होएगा, अभी जो भी कठिनाई आएँगी आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं उनको चैलेंज करके आई विल कम आउट ऑफ इट। मैं अभी चैलेंजेस से ये सब से डरती नहीं हूँ। कुडोज टू यू। और आपने न सिर्फ ये जो आपने बीमारी का नाम लिया, इवन कैंसर आपको हुआ फर्स्ट फेज का, और उसको किस तरीके से आपने वो किया, मतलब वो अपने आप में इंस्पिरेशनल जर्नी है एक। या जब मैंने एक्चुअली अपने पेरेंट्स को बताया कि आई हैव कैंसर, दे डिडंट नो, वो लोग को पता नहीं था कि मेरे को कैसे बोले। एंड मुझे एक्चुअली लिफ्ट में डॉक्टर ने बताया, मेरे भाई सुजान, मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे माँ बाप थे हॉस्पिटल में। तो मैंने डॉक्टर से ऐसे ही पूछ लिया लिफ्ट में आफ्टर अ टेस्ट कि डॉक मुझे जॉन कैंसर है। शी सेड या, आई सेड ओके। एंड देन मैंने जब दरवाज़ा खोला, दे ऑल विथ सीरियस फेसेस, सब लोग खड़े हैं एंड आई जस्ट सेड विद अ स्माइल ओके मुझे कैंसर है एंड आई विल फाइट इट। एंड मैंने वही किया। कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब, क्योंकि ना अच्छे अच्छे जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग अंदर से समझते हैं वो भी टूट जाते हैं, कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि हो नहीं पाएगा, हौसला टूट रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने कैंसर को मैंने खाली फीवर के जैसे लिया। मैंने बोला ठीक है फीवर है, ठीक हो जाएगा। वो कैंसर फेज़ ने मैं डरी नहीं वो कैंसर सुन के। मैंने बोला अगर है, मैंने खाली कैंसर को फीवर के जैसे ट्रीट किया। हाँ, मैं टूटी उस दिन जब मुझे अपने बाल मुंडवाने पड़े, उस दिन मैं बहुत रोई। सबके सामने नहीं, जब मैं गई थी सैलून में बाल काटने के लिए, शेव करने के लिए, तभी मामा के सामने बहुत रोई, बट उसके बाद में कभी रोई नहीं। और जब डैड को हुआ वो चीज़ फिर? तभी मैं बहुत रोई। जब पापा को कैंसर हुआ, मैं रूम में बहुत रोती थी, बिकॉज़ वो इतने टफ है, इतने डिसिप्लिन्ड है, और उनको देख के कि उनको ऐसे बीमारी है, तब मुझे जब पापा को कैंसर हुआ मुझे लगा कि ओह गॉड, कैंसर इतनी जानलेवा बीमारी हो सकती है। तब मुझे डाइजेस्ट हुआ कि ओह गॉड, इट कैन बी फेटल। लेकिन रोशंस जो हैं वो फाइटर हैं। आप गोली नहीं छू पाई, बिल्कुल इस तरह नहीं। के बीमारी जो जानलेवा है वो नहीं छू पाई। मेरे ख्याल से वो एक वो सहनशीलता, पेशेंस और दृढ़ता की एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सब। या हम लोग किसी से डरते नहीं है, डरेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस वील स्टैंड अप ऑन आवर फीट। ये जो इतनी जो शक्ति है, जो ताकत है, अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में इस तरीके से खुलकर बात करने की, वो कहाँ से मिलती है? जब मैं जब ट्रेनिंग करने लगी, मैं ऐसे रील्स डालती गई इंस्टाग्राम में। मैं पहले जॉन्डिस से पहले इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। तो जब मैं रील्स डालने लगी और जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन रील डाला, तो मुझे बहुत कमेंट्स अच्छे आए, यू नो you've gone through so much। तो मेरे को लगा कि मुझे अब कुछ ज़िंदगी में करना चाहिए। ऐसे मेरी जब मैं जॉन्डिस से रिकवर हो रही थी, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी को पूछती थी कि गॉड ने मुझे अभी तक ज़िंदा क्यों रखा है। अब मैंने कितने बीमारी से मैं गुजर चुकी हूँ, तो भगवान ने मुझे आज तक ज़िंदा क्यों रखा है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो फिर मामा ने बोला देयर इज़ अ ग्रेटर कॉलिंग फॉर यू, यू हैव टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हाँ हाँ ठीक है। तो जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन 1 ईयर का डाला इन द जिम, मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे इंस्टाग्राम में, कमेंट्स में। तो वन स्टेप लेके मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और फिर डिसाइड किया कि आई वांट टू हेल्प पीपल, उनके तकलीफ से उनको अगर मैं बाहर निकाल पाऊँ थ्रू माय स्टोरीज, कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। एंड देन मेरे को पता था कि ये भगवान ने इसलिए बचाया है मुझे ताकि मैं पीपल को इंस्पायर करूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पीपल को इंस्पायर करती हूँ। ये नहीं मैं ऐसे कर रही हूँ,
मैं दिल से, अभी भी कोई बीमार होता है मुझे बहुत दुख होता है अंदर से, और खाली यही प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस बीमारियों से और जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ किसी और को होना चाहिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या जिस तरीके से आपने खुलकर अपनी बातें रखना शुरू किया, लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया, फैमिली का, मम डैड का, ब्रदर का, किस तरीके से उन लोग का रिस्पांस था, सपोर्ट था? एक्चुअली तो फनी बात ये है कि मैंने किसी को बोला नहीं मैं ये करने वाली हूँ। उनको भी धीरे-धीरे मालूम पड़ा दैट ओके शी इज़ डूइंग दिस, एंड मैंने भी बोला नहीं किसी को घर पे, स्टार्टिंग विथ माय इंस्टा रील्स, कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी था कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन। जब मैं कुछ कोई भी अपने लिए कुछ करता है तो वो जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, हाँ, फाइनेंशियली मेरे पापा ने मैंने मदद लिया, बट देन आई वांट टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि येस शी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ हर लाइफ। और स्लोली स्लोली दे गॉट टू नो एंड कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, और एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी थ्रिल्ड कि मेरी बेटी ने लोगों को चैलेंजेस, उनके चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए ये कर रही है, एंड मेरे को सैटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव फीडबैक आते होंगे, इंस्टा पे डीएम्स आते होंगे। कोई वैसा कॉम्प्लीमेंट या कोई दिल को छूने वाले मैसेज जो आपको ध्यान में आता हो? बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मुझे एक याद है, किसी ने बोला यू आर एन आयरन लेडी, एंड अभी जब मैंने फादर्स डे रील डाला था तो एक कमेंट था कि योर डैड इज लकी टू हैव अ डॉटर विद ब्यूटी एंड द ब्रेन्स। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई जस्ट डोंट वांट टू बी, मुझे खाली प्रीटी फेस नहीं होना है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अपने इनर स्ट्रेंथ के लिए पहचाने, बिल्कुल, और कि वो हो रहा मेरा है। जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो जो स्ट्रेंथ है, मुझे उनके लिए पहचाने, नॉट जस्ट बीइंग अ प्रीटी फेस। बिल्कुल, और वो हो रहा है लगातार। हो रहा है, आपकी आपकी गॉड विलिंग। आपकी बातों को लोग समझ रहे हैं, उससे इंस्पायर हो रहे हैं। वेट इश्यूज़ जो रहे हैं वो हमेशा से रहे हैं? बीच में मतलब वो आते-जाते रहे? या मैं जब टीनेजर थी मैं पतली थी, देन स्लोली स्लोली मैंने वेट पुट ऑन किया, और ऐसे होता है आशीष, दैट व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग यू डोंट थिंक अबाउट हाउ मच वेट यू पुट ऑन। जब एकदम स्केल में हाई दिखता है, देन यू फिर होता है कि कैन आई लूज सो मेनी किलोज। तो मैं यही बोलूँगी कि बिफोर इट्स टू लेट, स्टार्ट इट नाउ। अभी भी जब मैंने 1 डेढ़ महीना सब कुछ खाया एंड मैंने जब वेइंग स्केल में देखा मेरा वेट बढ़ रहा है, मैंने बोला अभी बस हो गया, आई हैव टू स्टॉप इट नाउ, क्योंकि अगर फिर ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो उसको घटाने के लिए बहुत विल पावर चाहिए होता है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो लाइक अगर पता है कि वेट बढ़ रहा है तो आराम से मत लेना, हाँ हो जाएगा, मैं 1-2 दिन के लिए और खा लूँगी या खा लूँगा, 3-4 मील और, नो, स्टॉप इट देन एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अल्कोहलिज़्म के ऊपर भी आपने काफ़ी कुछ कहा। एक फ़ेज़ था जहाँ पर कुछ महीनों के लिए आप उसमें एक तरीके से पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो गए थे। कैसे निकले उससे और कैसे उसमें चले गए थे? मैं बहुत वनरेबल फेज से जा रही थी, मेरा कोई मकसद नहीं था लाइफ में, लोनलीनेस था। तो ऐसे ही कभी 1-2 दिन दोपहर को, आई मीन शाम को चालू किया बियर, आई यूज्ड टू ओनली हैव बियर, बियर चालू किया, फिर आदत लग गई। फिर रोज़ शाम को पीती थी, फिर कभी-कभी पूरा दिन पीती थी, और एक दिन ऐसे हुआ, 2-3 दिन ऐसे हुआ कि मैं जब रात को या शाम को किसी को मिलती थी फॉर डिनर, और आई यूज्ड टू टॉक टू माय पेरेंट्स, मुझे याद नहीं आता था अगले दिन मैंने क्या किया, और वो बहुत लीथल था मेरे लिए। तो मैंने मामा-पापा को बिठाया नीचे, एंड मैंने बोला उनको आई वांट टू गो टू अ रिहैब, बिकॉज़ वो मैं थी नहीं कि हू कांट फाइट इट। एंड बॉम्बे में पापा ने बॉडीगार्ड्स रखे, मेरे पैसे ले लिए,
लेकिन जब कोई अल्कोहलिक है और कोई ड्रग एडिक्शन है, बॉम्बे में, इंडिया में सब कुछ मिलता है। तो और मुझे मिल रहा था, मेरे वेज थे, मीन्स थे कि मैं कहीं ना कहीं से तो एटलीस्ट 1 बॉटल ऑफ बियर मैं निकाल देती थी किधर से किधर से। तो फिर मैंने बोला आई वांट टू गो अब्रॉड, नॉट इन इंडिया, फाइंड मी अ गुड रिहैब। तो 10 दिन में मैं रिहैब के लिए चली गई। वो 28 डे कोर्स था। मेरे को वापस आना था, मेरे को बहुत बहुत कठिन था। मेरे को पता नहीं नॉर्मल रिहैब्स क्या होते हैं, लेकिन ये रिहैब बहुत कठिन था। हम लोग को 5:30 बजे उठना पड़ता था, 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में नो कॉफ़ी, नो चॉकलेट, नो शुगर, ओनली स्पेसिफिक डाइट का ब्रेकफास्ट मिलता था। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में बहुत कम सब्जी या कुछ मिलते थे, एंड इट वाज वेरी टफ। लेकिन ये कमाल की बात है कि वो आपके इनर वॉइस थी। आपने खुद अपने पेरेंट्स को बोला और उससे निकलना चाह रहे थे। आप आपको ध्यान में आता है कि ये जो फ़ेज़ आया, ये क्या वैसा लगता है कि कहीं न कहीं आपने अपने ऊपर लोड बहुत ज़्यादा ले लिया था, इमोशनल लोड, और वो सब की वजह से, चाहे वो इमोशनल ईटिंग हो या ये अल्कोहलिज़्म हो, वो सब चीज़ हावी हुए आप पर? इमोशनल लोड का पता नहीं, क्योंकि तभी मेरा कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी में। आज मेरा कोई मकसद है, तो आउट ऑफ लोनलीनेस कुछ करने को है नहीं, चलो पी लेते हैं। एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल पीरियड, आई वाज वेरी वल्नरेबल, तो अल्कोहल वाज द ओनली थिंग टू मी टू अटैक। और ये मैंने बहुत हमेशा मैं बोलती हूँ कि अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग, आई डोंट नो अबाउट ड्रग एडिक्शन, बट अल्कोहल एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि वो थोड़े घंटे तक हाई देंगे। जब लो होता है, जो पैनिक अटैक्स होते हैं, जो एंग्जाइटी होता है, वो बहुत हॉरिबल होता है। और उसके लिए फिर से आपको अल्कोहल चाहिए। तो मुझे भी जब नशा उतरता था अल्कोहल का, इतनी घबराहट, इतना एंग्जाइटी, शिवरिंग, ट्रेमलिंग होता था कि मुझे तब अगर अल्कोहल नहीं मिलता था तो मैं पागल हो जाती थी। उससे मेंटल इश्यूज़ और एंग्ज़ायटी और बढ़ते थे? बहुत बढ़ते हैं, बिकॉज़ वो नशा एक बार जो चला जाता है, डिहाइड्रेशन इतना होता है, तो यू गेट, हाँ, तो पता नहीं चलता क्या करूँ? तो उसी टाइम हम लोग को सब उसी टाइम पता है कि अच्छा अल्कोहल ही एंग्जायटी दूर करेगा, पैल्पिटेशन दूर करेगा, तो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। पेरेंट्स और ब्रदर, ये सब लोग जब उनको पता चला, और जब ये इस पीरियड से आप निकल रहे थे, कैसे छुपाते थे अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से ये सब चीज़ों को? कैसे बिना उनको पता हुए? बट मेरा भाई तो हमारे साथ अभी रहता नहीं था, लेकिन मैं छुपा लेती थी, कभी बाहर जाती थी फ्रेंड्स के साथ। हाँ, जब मामा पापा को पता चला, तो मैंने सब क्रेडिट कार्ड्स, कैश मनी, सब कुछ, पापा ने बॉडीगार्ड रखा, बट समहाउ आई यूज्ड टू मैनेज। जब भी मैं जाती थी कोई बॉडीगार्ड था, लेकिन आई मैनेज। सुनैना, मुझे लगता है ना आपके ऊपर, क्योंकि सभी आपके ग्रैंडफ़ादर, फ़ादर, अंकल सब इतने लेजेंड्स हैं, सब इतना नाम है। कहीं न कहीं वो एक वल्नरेबिलिटी वहाँ से भी आती है कि अपने, क्योंकि हर किसी का इतना बड़ा ऑरा है, इतना बड़ा काम है, तो एक वैसा चाइल्ड जिसके साथ में वो एक इमोशनल वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अपने आप को प्रूव भी करना है, उसका बर्डन भी बहुत होता है। और मैंने बिल्कुल ऐसे सोचा नहीं, और अभी भी नहीं सोचती हूँ, ना कभी सोचूंगी। मैंने, बिकॉज मेरे को पता था मुझे वो फील्ड में डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूज़िक डायरेक्टिंग, वो मेरा मुझे कभी करना नहीं था, तो वो कभी मेरे लिए इमोशनल बर्डन था ही नहीं। लेकिन आप को-प्रोड्यूसर्स रही हैं कई को फ़िल्मों में। प्रोड्यूसर्स, या बट क्योंकि पापा के साथ जब मेरे को पता चला कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मैं बहुत पार्टी करती थी 2006 तक, बहुत बाहर घूमी हूँ, लेकिन मैंने बोला आई हैव टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो फिर मैं पापा को बोला मैं ऑफिस आ रही हूँ, एंड पापा ने सोचा हाँ 2-3 दिन तक जैसे ट्रेनिंग करती थी घर में आ जाएगी, बट आई वॉज वेरी सीरियस। मैंने अपने वर्किंग विद डैड को बहुत इन्जॉय किया है। मैं, हमारी कलीग्स, मैंने जिस दिन मैं ऑफिस में आई, मैंने अपने सब कलीग्स को बोला कि डोंट ट्रीट मी एज मिस्टर राकेश रोशन्स डॉटर,
आई वांट बी ट्रीटेड एज सुनैना, एज अ कलीग ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल। और फिर हम लोग जब सीरियस होना था तो सीरियस भी होते थे, जब मस्ती भी बहुत किया हम लोग ने ऑफिस में। और मैंने बहुत एंजॉय किया काम कर, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं क्रिश 3 में एडीबी थी। तो अगर कुछ काम भी नहीं होता था मुझे मैं ऐसे चली जाती थी फॉर द स्पेशल इफेक्ट्स, जस्ट टू सी हाउ इट्स मेड। फिल्म मेकिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिसाइड्स गोइंग ऑन टू द सेट्स। सेट्स में जाके बहुत बोरिंग होता है, बट व्हेन यू एक्चुअली सी यू नो हाउ वन सीन, माइन्यूट सीन, वो लोग स्पेशल इफेक्ट्स में, वीएफएक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट, आई जस्ट लव्ड इट। है ना? सेट से कुछ यादें बताओ मेरे को, क्योंकि को प्रोड्यूसर के तौर पे, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बहुत सारी यादें होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप शेयर करना चाहते होगे। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। जब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पापा को क्रिश 3 में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैं करूँगी, क्योंकि पापा से मुझे बहुत डर लगता था कि सेट्स पे कैसे होएंगे। एज अ को प्रोड्यूसर पापा कभी बाकी के फिल्मों में कभी सेट्स में थे नहीं, थोड़ी देर के लिए आते थे, सब लोग हाई अलर्ट होते थे, फिर मस्ती चालू। तो फिर जब मेरे को मेरी फ्रेंड ने बोला एक्चुअली कि जाना चाहिए, शायद आपके डैडी की लास्ट पिक्चर हो एज अ डायरेक्टर, गो एंड सी हिम एज अ डायरेक्टर। एंड तो जब मैं गई तो मुझे एक काम एज एन एडी कुछ काम दिया गया। एंड पापा का आई बिकेम वेरी क्लोज टू माई फादर इवन देन। और मैं हमेशा हैरान रहती थी कि हाउ डज दिस मैन वर्क। उन वो ऑफिस में होंगे, एक दिन ऐसा था कि पापा एवी के सामने थे, शॉट देख रहे थे और हम लोग उनके पीछे थे। तो ही जस्ट लुक्स बिहाइंड और पूछा, नेक्स्ट घर में ये काम हुआ कि नहीं, मामा से पूछ लो। एंड फॉर 2-3 सेकेंड्स मैं अपने ख्यालों में आ गई कि ये शॉट डायरेक्ट कर रहा है और इसको अभी भी घर की चिंता है कि हाउ डज ही डू सो मच। उनका दिमाग कहाँ-कहाँ घूमता रहता है। मैंने रियलाइज़ किया कि पापा की वर्क एथिक्स इज़ सो डिसिप्लिन्ड। हम लोग एक बार रामोजी राम में शूटिंग कर रहे थे फॉर द एक्शन सीन एंड मिस्टर राजपाल यादव वाज़ देयर। तो फिर पापा को अचानक याद आया कि हम लोग उनको आई मीन शाम तक चाहिए नहीं। तो पापा ने बोला ओके यू कैन लेट हिम नो। तो पापा टाइमिंग्स की बहुत कदर करते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट सेट्स में चाहिए नहीं तो उनको ऐसे बिठा के नहीं रखेंगे। तो मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा सेट्स पे भी कि हाउ अलर्ट ही इज़। उनको सेट्स में बैठ के भी सब जगह की चिंता है, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। एंड आई स्टिल वंडर कि वो कैसे करते इतने सब चीज़। उनका दिमाग सुपर दिमाग है कि क्या अ, दिमाग है कि असली क्रिश वही है। असली क्रिश ऑनेस्टली वही हैं। अच्छा, घर पे पापा कैसे हैं और सेट पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पे वो कैसे हैं? क्या स्ट्रिक्ट बॉस हो जाते हैं वहाँ पर? आप शायद सर कहते थे वहाँ स्ट्रिक्ट पर? मैं बोलूँगी नहीं, बट डिसिप्लिन बहुत है, घर पे भी डिसिप्लिन बहुत है, सेट्स में भी डिसिप्लिन बहुत है। सेट्स में मैं और पापा का एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम लोग बहुत नॉटी हैं, प्रैंक्स बहुत प्ले करते हैं। तो उधर भी पापा का वन लाइनर बहुत अच्छा है। तो कभी कुछ शॉर्ट चल रहा रहेगा, कोई डिस्कशन, और पापा अपना ये एक वन लाइनर्स या सब हँस पड़ते हैं। तो वो चीज़ कॉमन ही थी घर में, और उन सेट्स पे कभी अभी कुछ डिफरेंस नहीं है। आप क्रेज़ी के समय पे भी क्रेज़ी आप 4, हाँ, हाँ, क्रेज़ी 4 मेरा में भी थे फर्स्ट एज़ अ को-प्रोड्यूसर था पिक्चर, और उसमें शाहरुख खान का आइटम नंबर भी आइटम था। था। कैसा एक्सपीरियंस था वो? एक्चुअली जब वो आइटम हो रहा था, मैं कैंसर से गुज़र रही थी एंड मैंने पापा को बोला कि मेरा लास्ट 2-3 कीमो शायद था एंड मुझे सेट्स पे आना है। तो पापा ने बोला नो यू कांट कम। मैं गई। मैंने बोला अभी जो होएगा देखा जाएगा। मेरा 4-5 साइकिल कीमोथेरेपी का हो चुका था
तो और मैंने जब मैं ऑफिस गई थी मैंने ये भी बोला, आई डू नॉट वांट पैम्परिंग ऑफ एनी काइंड। मेरे को कोई पैम्पर नहीं करेगा, खाली एक नॉर्मल इंसान जो फिल्म क्राफ्ट बैनर के लिए अंदर ट्रेन कर रहे हैं वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग यशराज में शूटिंग कर रहे थे विद शाहरुख खान सॉन्ग क्रेजी 4, और उस टाइम सब लोग ने मुझे इतना पैम्पर किया। अगर मैं नॉर्मल मतलब ग्लास से कॉफ़ी पीती थी, 3 लोग आते थे, "यू हैव योर ओन कॉफ़ी मग, यू कांट ड्रिंक, यू नो गेट एन इन्फेक्शन।" तो तभी वो लोग ने बहुत पैम्पर किया मुझे, और मैंने उस दिन पैम्पर लिया भी तभी बिकॉज़ मुझे पता था कि वो लोग मेरे हेल्थ रीज़न्स के लिए बोल रहे हैं। यशराज कभी तभी तो अ, स्टूडियोज़ कभी बाहर का खाना अलाउड देते नहीं थे, करते नहीं थे, अभी पता नहीं। तो मुझे घर का खाना अलाउड था। इनफैक्ट कोरियोग्राफर का नाम मैं भू अहमद खान, अहमद अहमद खान। खान, अहमद खान वाज़ कोरियोग्राफिंग द सॉन्ग। तो मैं ऐसी सबसे नॉर्मल, जैसे मुझे कैंसर नहीं है ऐसे, मैं सबसे बात कर रही थी, हँस रही थी। तो वो आए मेरे पास एंड ही जस्ट सेड, "सुनैना या आर यू आर यू गोइंग थ्रू कीमोथेरेपीज़? यू हैव कैंसर?" मैंने बोला, "हाँ है।" लेकिन "इट डज़ नॉट लुक लाइक, यू आर सो लाइवली, यू आर डूइंग एवरीथिंग।" आई सेड, "हाँ, अभी है।" तो मैंने कभी सिम्पैथी वर्ड से मुझे नफ़रत है। अगर किसी से नफ़रत है तो एक वर्ड से सिम्पैथी कोई मुझे देता है, मुझे बहुत चिढ़ आती है, बहुत गुस्सा आता है वो सिम्पैथी वर्ड से। उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। यू हाँ, आर लेकिन वेरी स्ट्रांग। लोग लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, "हाय बेचारी, हाय उसको ये हो गया, उसने ये स्टार्ट किया था वो।" मैंने बोला प्लीज़। तो एक दौर के बाद मैंने लोगों को अपना एक्स पेन जो भी जिम में भी होता है, एक पेन्स, हेडेक और कुछ भी, मैंने बोलना ही बंद कर दिया। क्योंकि मुझे वो लोग ये नहीं बोले कि हाय बेचारी, हाय शी जस्ट डिड दिस एंड ये हुआ। आई डोंट टॉक अबाउट इट एनीमोर। और तब शाहरुख खान से तब बात हो पाई थी? तब वो कुछ क्योंकि उस समय आपने वो इतना इम्पोर्टेंट गाना शूट कर रहे थे, कुछ उनसे बात हुई थी? अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन हेलो हाउ आर यू, क्योंकि सब लोग शूटिंग में इतना इंग्रॉस थे। तो और ये कितने, दिस वाज इन द ईयर 2007, तो मुझे इतना आई मीन याद भी नहीं है कुछ बात हो पाई थी कि नहीं। डैड की बहुत सारी इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में उन्होंने की है। कुछ सेट्स की यादें हैं बचपन की, करण अर्जुन जैसी बड़ी फ़िल्में जिसमें शाहरुख सलमान के लिए वो सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक है और इकलौती ऐसी फ़िल्म है जिसमें वो लोग फुल फ्लेजेड एक साथ बड़े रोल में आए थे। कुछ याद है वैसी? नहीं, तभी शूटिंग के लिए ऐसे ही जाना पड़ आई मीन हम लोग ऐसी मस्ती के लिए जाते थे कि हाँ शूटिंग है, थोड़ा देख के आते हैं, पापा से भी मिलेंगे, बस मेरे लिए तो खाली वही था। और आपको वो कहो ना प्यार है का टाइम याद है? क्योंकि मुझे याद है हम छोटे थे, स्कूल में वो हम लोग के लिए एक रिवॉल्यूशन जैसा था, रेज था ऋतिक रोशन का और वो फ़िल्म इतनी बड़ी हुई थी। उस समय घर का कैसा माहौल था? घर का शूटिंग करते थे हम लोग, शिप की शूटिंग के लिए गए थे, जहाँ पे कैन वी जस्ट एडिट दिस, आई डोंट नो द नेम ऑफ द सॉन्ग, प्यार की कश्ती में शूट हुआ था। हम लोग गए थे बोट पे, शिप पे, जहाँ पे प्यार की कश्ती में शूटिंग हुआ था। और जब फिल्म रिलीज हुई हम लोग को लग रहा था कि पापा ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, डुगू इतना बिग सुपरस्टार बन गया है। लेकिन पिक्चर रिलीज होने के कुछ दिनों बाद पापा वाज शॉट, तो हम लोग सक्सेस एंजॉय बिल्कुल कर नहीं पाए। और पापा वाज शॉट वो तो ठीक है, लेकिन एक हफ्ते के बाद उनको ओपन हार्ट सर्जरी भी किया गया था। तो हम लोगों ने कभी कहो ना प्यार है का सक्सेस कभी उसी टाइम पे एंजॉय नहीं कर पाए। भी बहुत वो मैं जैसे शुरू में भी हो रहा था कि फैमिली ने बहुत कुछ स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत। बहुत मतलब वो ग्रैंडफ़ादर के जाने के बाद किस तरीके से पापा ने अपने दम पर पूरी फैमिली को सँभाला, अपने आप को, उनके खुद के स्ट्रगल्स उनके भाई को, उनकी माँ को। आपने वो सब देखा हुआ है। वो और कहीं न कहीं वो एक ताकत देता है क्योंकि वो फैमिली को आपने देखा है कि शुरू से वो लड़ते रहे हैं फाइटर के तौर पर, अलग-अलग चैलेंजेस जब भी ऊपर वाले ने चैलेंजेस थ्रो किए हैं,
तो सभी ने उसको लड़के और उस पे जीत हासिल की है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को पापा का इतना स्ट्रगल्स मालूम नहीं होता था कि वी वर किड्स, और आजकल के बच्चे और तभी के बच्चों में बहुत फ़र्क है। वी वर वेरी नाइव, हम लोग बहुत सिंपल थे, अभी भी हैं, बट जो काम पापा बोलते करते थे वो इतना ध्यान में आता नहीं था। कभी हम लोग को पापा ने ये महसूस नहीं दिलाया कि आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, वी आई कांट गिव यू द बेस्ट ऑफ द लाइफ। तो हाँ, तो आई वुड से पापा वाज स्ट्रगलिंग, एंड वी हम लोग कश्मीर जाते थे फॉर द शूटिंग ऑफ आपके दीवाने। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको लंदन लेके जाते थे फॉर समर वेकेशंस। तो पापा की स्ट्रगल्स हम लोग ने, एटलीस्ट मैंने जब देखा, जब करण अर्जुन के टाइम से, क्योंकि जब पापा अजय देवगन को साइन कर रहे थे और फिर अजय देवगन बैक्ड आउट, एंड तभी मेरी शादी भी हो गई थी। तो मुझे जो घर पे जो होता है रोज के दौर पे मुझे कभी पता नहीं चला। तो करण अर्जुन के टाइम पे मैंने देखा कि पापा कैसे डिफ़िकल्टी से गुज़रते हैं और कैसे बाउंस बैक भी होते हैं। उनका नेवर गिव अप स्पिरिट आई एडमायर अ लॉट। इवन योर ब्रदर, मैं जब क्रिश 3 की आप बात कर रहे थे, मुझे ध्यान है उनको बहुत भयंकर इंजरी हुई थी, मुझे हाँ, अगर द गलत क्रिश नहीं हो तो। वो सिंगापुर पे हुआ था, एंड इट वाज़ वेरी बैड। अब हम लोग बॉम्बे में थे। I think it must have been very bad for my father, because to see his son fall from that height must be, when luckily God saved him. क्योंकि बहुत सारे फैंस की दुआएं उनके साथ थी, इतने लोग, वो बहुत सारे लोगों के लिए ना एक तरीके से दिल की धड़कन है, और उस समय वो होना और इतनी बड़ी फिल्म, वो मेरे ख्याल से घर पे भी जो माहौल होगा बहुत ही सैड रहा होगा उस समय। Sad था, लेकिन next day जब पता चला कि he is fine, so everything was back to normal. हाउ क्लोज आर यू टू योर मदर एंड फादर, और उनकी लाइफ, आपकी लाइफ में उन लोगों का क्या सपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से इम्पोर्टेंस देखते हो उनका? मैं पापा से पहले बहुत डरती थी, बहुत डरती थी, अभी नहीं। टुडे ही इज बिकम माय, आई आस्क हिम फॉर गाइडेंस फॉर माय वर्क, ही इज बिकम माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। माय रिलेशनशिप विद माय फादर हैज रियली इवॉल्व्ड, कि जिस जो लड़की एक कमरे में अपने बाप के साथ बैठती नहीं थी, आज उनके साथ हंसी मजाक करती है, हम लोग काम के बारे में बात करते हैं। मामा इज ऑलवेज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एगनी आंट है मामा मेरे लिए। हम लोग भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। मेरा भाई है ना, मेरा भाई और हम लोग अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन जो लोग घर में जब होते हैं ना, उनका बॉन्डिंग ही कुछ अलग अलग होता है, होता है। क्योंकि डे टू डे पता है कौन क्या कर रहा है, बुखार है, खांसी है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन द फैमिली इज स्टेइंग टुगेदर। बट आई नो मेरा भाई, मैं हमेशा every 3-4 days we do a video call, we talk, we ask how he's doing, and it's a very beautiful relationship I share with him. इवन व्हेन पहले तो कुछ बोलने के लिए बात नहीं करते थे, बिकॉज ही वॉज अ फिटनेस फ्रीक, मैं जंक फूड एडिक्शन। सो अभी हम लोग करते हैं अबाउट फूड मेनली, अबाउट ट्रेनिंग, वी हैव लॉट ऑफ, अभी बहुत कॉमन चीज़ें हैं हमारे बात करने के लिए, पहले कोई कॉमन चीज़ था नहीं। लेकिन जब आपको कैंसर हुआ था, तो वो पूरी तरीके रिसर्च और हर चीज़ कर रहे थे आपके लिए, और हाँ, सब लोग एक्चुअली सब लोग हिल गए थे कि इसको कैसे कैंसर हुआ। एंड मेरा भाई है ना, घर में सेमी डॉक्टर है, जो कुछ अगर किसी को भी टफ डिसीजन लेना पड़ता है, कॉल अबाउट अ सर्जरी और अबाउट कोई भी अबाउट एनीथिंग विथ हेल्थ, हम लोग पहले पापा मामा उनको पहले फ़ोन करते हैं। तो व्हेन आई हैड कैंसर, वो हमारे साथ रहते थे, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया। इवन द डॉक्टर्स फॉर माय कीमोथेरेपी, वो हर डॉक्टर के पास जाते थे। जब उनको लगता था कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरे डॉक्टर्स के पास। एंड जब उन्होंने चूज़ किया जो डॉक्टर है जिसने मुझे कीमोथेरेपी दिया, मेरे भाई ने चूज़ किया कि हाँ, ही इज़ अ गुड डॉक्टर टू ट्रीट
मेरी बहन को ट्रीट कर सकेगा अच्छे से। सो वंस ही गिव द गो अहेड, तब मैं उनसे, वो डॉक्टर सचिन आलवर से मैंने कीमो लिया। एंड वो बहुत रिसर्च करते थे अगर मेरे बाल भी गिरेंगे कि नहीं। मुझे सुनाई पे भरा बाद में कि वो रात रात भर कंप्यूटर में जागते, सिम्टम्स क्या है, एवरीथिंग वो रिसर्च करते थे। अच्छा, उन्होंने कभी बताया था आपको, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग होती है ना बचपन में, कि एक्टर बनना है या इस फील्ड में जाना है? नहीं, वो मैं और मेरा भाई मेरे मम्मी के साथ बहुत क्लोज थे, तो मैं सब चीज़ मामा को जाके बोलती थी पहले, और वो भी हर चीज़ मामा को पहले जाके बोलता था। इस समय का एम्बिशन क्या है सुनैना का? आई वांट टू इंस्पायर मोर पीपल, आई वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल, एंड मुझे एकदम एक डिफरेंट तरीका का खुशी मिलता है when people tell me, oh I read your story, I got motivated, तो मुझे अच्छा लगता है ना, नोबल कॉज, कि मैंने आई मीन मेरे को कुछ बेनिफिट चाहिए नहीं, खाली लोगों को ठीक करना आउट ऑफ द चैलेंजेस, टू शो दैट if she has gone through so many, we can also help. I mean, even we can go through it. I just want to help them become unbreakable. वाह, क्लोज टू यू। और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आजकल? मुझे ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, एंड मैं मोस्टली मैं घर पर होती हूँ, क्योंकि समटाइम आई हैव माय वर्क कॉल्स, और अगर मैं घर पे भी होती हूँ, मेरा माइंड, यू नो, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स में क्या इनकॉर्पोरेट करूँ, तो मेरा दिमाग सोने के टाइम पे भी चलता है। मुझे रात को कुछ आइडिया आएगा, I'll call up my team, my social media team, and I'll just say, let's do this, let's do that. So for me, I love what I'm doing, or I want to become better, I want to grow more, and just keep inspiring people. आप अपने ऊपर क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल लाइफ है, बुक कहीं मैंने सुना कि वो भी लिखना चाहते हो, लिख रहे हो, क्या है उस पे वो बताओ आप? मैं लिखना नहीं चाहती, सब लोग ने हमेशा, जिनसे भी मैं मिलती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि यू मस्ट राइट अ बुक, बट फॉर मी, मैं अभी थोड़ा टाइम लूँगी लिखने के लिए, पता नहीं लिखूँगी कि नहीं, अगर यू शुड होएगा राइट, आपको लिखना चाहिए। आई विल, मे बी नेक्स्ट ईयर आई टेक, मैं किसी का हेल्प लेके आई डेफिनेटली थिंक ऑफ राइटिंग अ बुक, बिकॉज मेरे को अब आजकल लगता है कोई बुक पढ़ता नहीं है इतना, यू नो आशीष, nobody really gets down to reading a book, people love to watch. वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बुक की जो एक इम्पोर्टेंस है ना, वो अभी भी है और हमेशा रहेगी, वो ख़त्म नहीं हो सकती। Never, वो लोग बोलते हैं ना, never say never, you never know, I may just start writing it next year. अगर सुनैना की लाइफ पर बुक लिखी जाए, उसका टाइटल क्या होगा? Unbreakable. वाह, एकदम ऐप्ट। That's the word I use as my tagline, unbreakable you, क्योंकि मेरी फ्रेंड, मेरी जो फैमिली मैनेजर है तनुजा, उन्होंने बोला, आई वॉज लुकिंग फॉर अ टैग लाइन, because somewhere near in the future I would love to come up with a product, और कुछ ना कुछ मैं डेफिनेटली करूँगी आगे जाके, so I wanted a tagline, तो उन्होंने बोला unbreakable, we thought of 3 4 5 6 taglines, but then she was like unbreakable. मैंने पूछा तनुजा से why unbreakable, उसने बोला कि no, you are unbreakable. So I said ठीक है, unbreakable है, I want to motivate and inspire people, तो मैं यू भी लिख देती हूँ आगे. So it's like even you can become unbreakable. So that's what I would want people to become, is unbreakable too. एंड दैट्स And द face the challenges with a smile, just the way I have. बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ये जो एम्पैथी है, मतलब आपके ऊपर अगर कोई टैगलाइन भी दे रहा है तो उसको भी लोगों को समर्पित कर रहे हो, वो ट्रिब्यूट है, एक और बहुत बड़ी मुझे ना बात है। सिंपल टैगलाइन चाहिए था कि जो लोग समझ पाए, मुझे कोई इंग्लिश में या हिंदी में कठिन टैगलाइन ना चाहिए था कि पीपल को गूगल करना पड़े, बहुत इजी टैगलाइन, रिलेटेबल टैगलाइन चाहिए था, विच आई गॉट. गाने सुनते होगे ऑब्वियसली, आपको अपनी लाइफ पे सबसे सुंदर, सबसे जो एप्ट गाना लगता है वो कौन सा होगा? Actually, I like this song,
तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो तुम छुपा रही हो। क्योंकि जब भी मुझे कैंसर से, ट्यूबरक्लोसिस से, जॉन्डिस से या कोई भी मैं कठिन वक्त से गुजरती हूँ, आई ऑलवेज पुट ऑन अ स्माइल। मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी, आई एम सैड और आई फील लाइक क्राइंग। मैं हमेशा विद अ स्माइल मैं फाइट करती हूँ विदाउट टेलिंग एनीबॉडी। सो आई थिंक दैट्स वन सॉन्ग जो मेरे दिल के बहुत करीब है।